हेलो एंड वेलकम टू अल्टीट्यूड आईएएस। और हम लोग देख रहे हैं पीवाईक्यू टू एमसीक्यू। इसके तहत हम लोग विभिन्न जो टॉपिक होते हैं यूपीएससी से रिलेटेड न्यूज़पेपर में उसको देखते हैं, फिर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं, फिर उसके आधार पे जो करंट सिनेरियो से बनने वाले क्वेश्चन हैं 2025 के लिए उसको देखते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, चूंकि आज क्या है 24 मार्च और टीवी डे है, तो इस टीवी के संदर्भ में हमारे पास बहुत सारे न्यूज़, चार चार न्यूज़ आए हुए हैं। हालांकि न्यूज़ और भी हैं, लेकिन हमने चार्ट को डिस्कस किया है जो पेज नंबर 8 और 9 से रिलेटेड है। तो एक टॉपिक है द नीड ऑफ यूनिवर्सल एंड इक्विटेबल हेल्थ कवरेज, दूसरा है टीवी ट्रीटमेंट सक्सेस रेट आर इम्प्रूविंग इंडिया में, टुवार्ड बेटर टीबी कंट्रोल कैसे हो सकता है, और सोशल स्टिग्मा जो है वो क्या है टीबी से रिलेटेड। तो इन सारी चीजों को हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। सो पहला है सार्वभौमिक और समान स्वास्थ्य कवरेज की आवश्यकता है भारत के अंतर्गत। तो इसका थोड़ा सा न्यूज़ देखिए। तो भारत में जो टीबी देखभाल है, तेजी से परीक्षण हो रहे हैं, नए उपचारों में प्रगति हुई है। 2015 से 23 में 17.7% जो घटनाएं हैं टीबी की उसमें कमी आई है। टीबी सेवाओं को आयुष्मान भारत के प्रधानमंत्री जय और एएएमएस के एकीकृत करना सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का लक्ष्य रखता है। एएएम जो है पर विकेंद्रीकृत टीबी देखभाल, निदान और उपचार को घर के करीब लाती है, लागत और देरी को कम करती है। समान टीबी देखभाल के लिए 5 कदम अपनाए जाने चाहिए। वो है व्यापक केंद्रित दृष्टिकोण, अंतर संबंधों को पहचानना, एकीकृत स्क्रीनिंग, ओओपीई का कम करना और बेहतर संचार करना। इन 5 सिस्टम के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, टीबी को बेटर कंट्रोल कर सकते हैं। अगला है हमारा सामाजिक भेदभाव जो है आज भी वास्तविकता बनी हुई है टीबी से रिलेटेड केसेस में। तो टीबी से बचे हिमानी, कैलाश, और ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं लोगों के। पुंगोरी राज्य नेटवर्क का नेतृत्व करते हैं जो टीबी प्रभावित समुदाय को समर्थन करते हैं। हिमानी को 12वीं कक्षा में अलगाव का सामना कर, मतलब उनको लोग क्या करते थे, ज्यादातर सपोर्ट नहीं करते थे, उनसे अलग रहते थे। 2018 में प्रशिक्षण ने उन्हें टीबी चैंपियन बनाया। सुंदरेश्वर जो है पारिवारिक दबाव का सामना करना पड़ा उसको, और वह कहते हैं कि यह कलंक बना हुआ है। जैसा एक डॉक्टर ने टीबी प्रभावित कार्यकर्ता को भी खारिज किया। मतलब डॉक्टर, आप ये समझ लो कि आम जनता, तो आम जनता जो डॉक्टर्स हैं, जो इन चीजों को बारे में बेहतर जानते हैं, उनके मन में भी टीबी को लेकर के भेदभाव की जो स्थिति है वो बनी हुई है। पुंगोड़ी ने दुर्व्यवहार और नुकसान सहा था और वह चल रहे कलंक को उजागर करती है। ये महिला है और उनको क्या किया गया था, एक झोपड़ी में अलग से अलग उनके लिए एक झोपड़ी बना दिया गया और उनको बोला गया तुम इसी में रहोगे। आगे आप देख लीजिए, बेहतर टीबी नियंत्रण की ओर कैसे हम बढ़ सकते हैं। टीबी के लिए सार्वजनिक निजी साझेदारी की पुनर्कल्पना हम लोग कर सकते हैं। ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि भारत में वैश्विक टीबी के मामले का 25% से अधिक है, जो 2.8 मिलियन सालाना हिस्सा रखता है, और आधे से अधिक जो है निजी देखभाल, मतलब जो निजी स्वास्थ्य अस्पताल हैं वहां लोग जाते हैं। सरकारी अस्पताल में मुफ्त मिल रहा है, मानकीकृत टीबी देखभाल है, लेकिन स्वागत योग्य जो माहौल है उसकी कमी वहां देखी जाती है। वहीं निजी अस्पताल में बेहतर सुविधा देते हैं, लेकिन अक्सर मानकीकृत प्रोटोकॉल और निगरानी की कमी रहती है। अतः इन दोनों को हम लोग एक साथ कंबाइन करके सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से विकल्प और गुणवत्ता के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, टीबी परिणाम में सुधार ला सकते हैं। एक और देख लीजिए, जो 2022 में भारत में तपेदिक की घटना यानी टीबी की घटना 200 प्रति लाख के नीचे गिर गई है। अभी जो एक डेटा आया है उसके माध्यम से, हमने पहले भी टीबी पे चर्चा की थी इसके विषय में। सो 2022 में टीबी की घटना जो है 2015 के 237 प्रति लाख के नीचे और 200 प्रति लाख हो गई है, जिसमें अर्थात 16%, जो 16-17% का फ्लक्चुएशन है वो आप कमी देखी जा रही है। 2022 में टीबी से मृत्यु दर जो है 23 प्रति लाख हो गई, और जो 2015 में 28 प्रति लाख से 18% की कमी आई है। 2021 में एक्सडीआर जो टीबी है के लिए उपचार सफलता दर सबसे कम 45% थी, जबकि एमडीआर जो है और प्री एक्सडीआर टीबी 68% थी।
टॉप परफॉर्मिंग असेट जो स्टेट्स हैं उसकी अगर बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, गुजरात और निचले स्तर पे जो है पंजाब, बिहार और कर्नाटक इसमें शामिल है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा टीबी के विषय में जानते हैं। टीबी मतलब ट्यूबरक्लोसिस, ये क्या है? कंटेजियस बैक्टीरियल है, यानी कि संक्रामक जीवाणु संक्रमण से होने वाला रोग है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है। ये मुख्य रूप से फेफड़े में संक्रमण करता है, लेकिन शरीर के अन्य भाग में भी फैल सकता है। संक्रमण जो है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अगर आप देखें तो वायुजनित संक्रमण होता है। खांसी, छींकने के दौरान निकलने वाली बूंदों से ये फैलता है। टीबी के प्रकार देखें तो एक पल्मोनरी टीबी जो फेफड़े की टीबी होती है, और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी जो फेफड़े के अलावा अन्य जगहों को भी प्रभावित करती है। ये यहाँ पे आपको बताया गया है। तो बैक्टीरिया शरीर में निष्क्रिय रहते हैं, कोई लक्षण नहीं दिखते। सुसुप्त टीबी की अगर बात करें लेटेंट टीबी में, लेकिन टीबी एक्टिव होता है जो बैक्टीरिया बढ़कर लक्षण दिखाने लगते हैं। दो प्रकार इस प्रकार टीबी के हो जाते हैं। सिम्टम अगर देखें तो 2 हफ्ता से अधिक की खांसी, खांसी में खून आना, बिना कारण वजन घटना, रात को पसीना और बुखार और भूख न लगना और कमजोरी होना। टीबी की जांच जो है बलगम के माध्यम से कर सकते हैं, स्किन टेस्ट के माध्यम से कर सकते हैं, छाती का एक्सरे करके कर सकते हैं, और कार्टेज वेस्ट न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट के माध्यम से भी कर सकते हैं इसका टेस्ट। ट्रीटमेंट क्या है टीबी का? तो डॉट्स थेरेपी जो है डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स है, ये फ्री है अंडर इंडिया नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम। भारत के राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत ये मुफ्त प्राप्त होता है। एंटी टीबी ड्रग आप देख लें तो फर्स्ट लाइन ड्रग जो होता है वो यहाँ पे दिया हुआ है, और उसके बाद जो अगर फर्स्ट लाइन में ठीक नहीं होता, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, इन सारी चीजों का ड्रग से रेजिस्टेंस हो जाता है, तो बेडिकुलिन और डेमामेडिन नामक मेडिसिन जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी में दी जाती है। इस संदर्भ में गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स क्या क्या है? तो नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम है जो 1997 में लॉन्च किया गया था, और अब बाद में हो गया ये रिवाइज्ड नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम हो गया। 2020 में इसका नाम चेंज कर दिया गया था, और इसका जो लक्ष्य है 2025 तक टीबी मुक्त बनाना। जो वैश्विक लक्ष्य जो है वो WHO का ग्लोबल लक्ष्य 2030 है, उससे 5 वर्ष पहले 2025 तक इसको समाप्त करना भारत के अंतर्गत। निक्षय योजना है, इसके तहत जो है वित्तीय सहायता दी जाती है, 500 प्रति माह टीबी पेशेंट को दिया जाता है उपचार के लिए, और इसका उद्देश्य जो है टीबी रोगी के लिए पोषण सहायता प्रदान करना। 500 रुपया में भरपूर पोषण आप लोगों को दिया जाता है, मतलब टीबी पेशेंट को दिया जाता है। अगला है प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, ये 2022 में शुरू किया गया था, और निक्षय मित्र स्वयंसेवी दाता के माध्यम से टीबी उन्मूलन में जन भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए। WHO की टीबी समाप्ति का जो कार्यक्रम है, ग्लोबल टारगेट जो है 2030 तक टीबी से होने वाली मौत को 90% तक की कमी लाना, और 2015 के स्तर की तुलना में टीबी के मामलों में 80% की कमी लाना, ये ग्लोबल टारगेट है। संवैधानिक और कानूनी प्रावधान की बात करें तो अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार है, जो स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार के रूप में सुनिश्चित किया जाता है। इसके तहत महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत संक्रामक रोगों को नियंत्रण करने के लिए जो है सरकार को शक्ति प्राप्त होती है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत जो है टीबी दवाओं को नियंत्रित किया जाता है। टीबी उन्मूलन की चुनौतियां देख लीजिए तो देरी से निदान होता है, जागरूकता और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, बहुदवा प्रतिरोधी मतलब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, कुपोषण और गरीबी के कारण जो है टीबी का खतरा बढ़ता है, सामाजिक कलंक, भेदभाव के कारण कई मरीज इलाज से बचते हैं। इस प्रकार जो है टीबी उन्मूलन सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। भारत के 2025 लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बेहतर निगरानी, स्वास्थ्य सुविधा की पहुंच और जागरूकता अभियान आवश्यक है। सरकार जो है स्वास्थ्य कर्मियों और जनता के बीच सहयोग करके टीबी को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। तो चूंकि 24 तारीख आज टीबी डे था, इसीलिए टीवी पे बहुत सारे न्यूज आए थे। अगला जो हमारा पेज नंबर 1 से हम लोग देखते हैं अब CJI 6 डिटेल ऑफ गार्ड्स एट जजेस होम। तो जजेस के होम में जो रुपए पाए जाने के जो थोड़े बहुत प्रमाण दिखे जा रहे हैं, जो रुपए जलने के, उसके कारण जो है CJI जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उन्होंने
वहाँ के जो गार्ड हैं उनको जज के होम के बारे में डिटेल के लिए उनसे मुलाकात करेंगे। न्यायमूर्ति वर्मा के आवास पर जली मुद्रा मामले में सीजीआई ने जांच की मांग की है। जांच जो है सीजीआई संजीव खन्ना ने न्यायमूर्ति वर्मा के आवास पर तैनात गार्डों और पीएसओ का विवरण मांगा है। खोज जो है 4-5 बोरी जली हुई मुद्रा सीआरपीएफ गार्ड रूम के पास स्टोर में मिली है। वर्मा ने खंडन किया, उन्होंने नकदी की जानकारी और स्टाफ तक मुद्रा हटाने के से इनकार किया है। जांच समिति जो है 3 सदस्यीय समिति मामले की जांच करेगी इसके अंतर्गत। इस संदर्भ में हमने ये चर्चा कर रही थी, डिस्कस किया था इस पे सैटरडे को भी। कॉलेजियम प्रणाली और न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया था। कॉलेजियम प्रणाली जो भारत में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए अपनाई गई है। यह भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से विकसित हुई है। न्यायाधीशों की नियुक्ति के अलावा उन्हें हटाने की प्रक्रिया भी न्यायिक जवाबदेहिता का एक महत्वपूर्ण पहलू है। कॉलेजियम की संरचना हमने पहले भी बात करी है। हम लोग हटाने की प्रक्रिया के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। रिमूवल तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के तहत जो हटाने की प्रक्रिया है वो केवल महाभियोग प्रक्रिया के माध्यम से ही जजों को हटाया जा सकता है, जो अनुच्छेद 124 और 217 सुप्रीम कोर्ट के लिए 124 और हाई कोर्ट के लिए 217 आर्टिकल में लिखा हुआ है, उल्लेखित है। यह न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है, क्योंकि न्यायाधीशों को मनमाने ढंग से हटाया नहीं जा सकता। अगर उन्हें मनमाने ढंग से हटाया जाने लगा तो फिर कोर्ट के ऊपर क्या होगा, लोगों का भरोसा गिरने लगेगा। हटाने के आधार क्या हैं? ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल। तो न्यायाधीश को 2 आधार पर हटाया जा सकता है, सिद्ध दुराचार और असमर्थता। और याद ये रखना है कि संविधान में दुराचार और असमर्थता जो है उसको परिभाषित नहीं किया हुआ है, ये व्याख्या खुली हुई है। यही कारण है कि आज तक किसी भी जज को इस प्रोसेस के माध्यम से, महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से हटाया नहीं जा सका है। हटाने की प्रक्रिया में सबसे पहले प्रस्ताव की शुरुआत होती है। पार्लियामेंट में किसी भी हाउस में यानी लोकसभा राज्यसभा किसी में भी पेश किया जा सकता है। 100 एमपी लोकसभा में अगर प्रस्ताव पारित होगा तो, और 50 एमपी राज्यसभा में अगर प्रस्ताव भेजा जाता है तो। लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष को जो है ये निर्णय प्रस्ताव को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार प्राप्त होता है। यदि स्वीकार किया जाता है तो जांच समिति गठित की जाती है। जांच समिति में सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं और एक प्रतिष्ठित न्यायविद भी होते हैं। यह समिति जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, या न्यायाधीशों को दोषी पाता है तो प्रस्ताव संसद में भेजा जाता है। वोटिंग पार्लियामेंट में, संसद में मतदान 2/3 बहुमत चाहिए होता है उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों का, उसके बाद ही ये प्रस्ताव पारित हो पाता है। यदि प्रस्ताव पारित होता है तो उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति की जरूरत होती है। उसके बाद संसद से स्वीकृति मिलने के बाद राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटा सकते हैं। हटाए जाने के बाद न्यायाधीश कोई सरकारी पद धारण नहीं कर सकता उसके बाद, इसीलिए हटाने से पहले ही रिजाइन करके निपट लेते हैं। तो मैक्सिमम देखिए इसमें मामले जो शुरू हुए हैं उसमें ज्यादातर जो है महाभियोग से पहले ही क्या किया, उन्होंने मतदान से पहले ही इस्तीफा दे दिया, और इस कारण से महाभियोग की प्रक्रिया आज तक किसी भी जज को भारत में महाभियोग की प्रक्रिया से नहीं हटाया गया है। कॉलेजियम प्रणाली बनाम न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया की अगर बात करें तो कॉलेजियम प्रणाली जो है नियुक्ति के लिए काम करता है, महाभियोग प्रक्रिया हटाने के लिए। जहां नियुक्ति प्रक्रिया न्यायपालिका द्वारा नियंत्रित होती है, वहीं हटाने की प्रक्रिया विधायिका और कार्यपालिका द्वारा होती है। इस प्रकार जो है कॉलेजियम प्रणाली न्यायिक स्वतंत्रता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन इसमें पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सुधार की आवश्यकता है। न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया जटिल है ताकि निष्पक्षता बनी रहे और इसका दुरुपयोग न हो। न्यायाधीश जो न्यायिक स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए जवाबदेही तंत्र को बनाए रखने की आवश्यकता है। अगला जो हमारा न्यूज है वो पेज नंबर 2 से है। मेल डिवोटी जो है केरला के अंतर्गत कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को लेकर के शर्ट पहन के प्रोटेस्ट किए। एक्चुअली केरला में जो मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो ऊपर कपड़ा नहीं पहना जाता है, तो ऊपर के कपड़ा पहन करके अगर मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं तो ये एक प्रकार का क्या है, विरोध है मंदिर के अंतर्गत। तो पुरुष भक्तों ने ड्रेस कोड का उल्लंघन किया है, जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ शर्ट पहनकर केरल मंदिर में प्रवेश किया है। जो SNDM जो है
इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे, लेकिन योगम के सदस्य ने रविवार को रन्नी पेरू नाडु के कोईकल की श्री धर्मशाला मंदिर के में शर्ट पहनकर प्रवेश किया है। इस विरोध ने मंदिर में उस परंपरा का उल्लंघन किया है जिसमें पुरुष जो है क्या करते हैं, ऊपर के वस्त्र पहन के नहीं जाते। उनका उद्देश्य मंदिर प्रथाओं में जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ प्रतीकात्मक विरोध करना है। उन्होंने सबरीमाला जैसे मंदिरों में पिछड़े समुदाय के लोगों को मुख्य पुजारी के रूप में न होने पर प्रकाश डाला है। तो मंदिरों में जो जातिगत भेदभाव है, इसका व्यापक ऐतिहासिक जो है आंदोलन, इसमें महत्व देखा जा सकता है। तो भारत के मंदिर में जो है जातिगत भेदभाव एक पुरानी समस्या रही है, जहां विशेष रूप से दलितों को प्रारंभिक रूप से मंदिरों में प्रवेश करने से रोका गया। वर्षों से कई आंदोलन ने इस भेदभाव को चुनौती दी और मंदिर प्रवेश अधिकारों की मांग की है। इस संदर्भ में मंदिर में भेदभाव के खिलाफ जो मुख्य आंदोलन है वाईकुंठ सत्याग्रह है। ये हिंदी में नहीं लिखा पाया है, 1924-25 में किया गया था। ये वाईकुंठ त्रावणकोर वर्तमान केरल में स्थित है। पेरियार वी रामास्वामी, टी के माधवन और के कलप्पन के नेतृत्व में इस आंदोलन को वैक्यूम महादेव मंदिर की सड़कों पर अछूतों के प्रवेश की मांग के साथ किया गया था। यह आंदोलन 1 वर्ष से अधिक चला और सड़कों पर जो है सभी जातियों के लिए, सड़कों को सभी जातियों के लिए खोल दिया गया, लेकिन मंदिर में प्रवेश पर प्रतिबंध जारी रहा था उस एरिया में। सोचो भारत की स्थिति ऐसी है कि मंदिर तो छोड़ो, वहां के अगल बगल के सड़कों पे भी जो निम्न जातियां हैं उनको जाने आने से प्रतिबंधित किया जाता रहा है। गुरुवायूर मंदिर प्रवेश आंदोलन 1931 में अगर देखें तो गुरुवायूर केरल में स्थित है। इसके अंतर्गत के कलप्पन और महात्मा गांधी के नेतृत्व में आंदोलन किया गया था, जो दलित और पिछड़ी जातियों को गुरुवायूर कृष्ण मंदिर में प्रवेश देने की मांग की गई थी। हालांकि आंदोलन तुरंत सफल नहीं हुआ, लेकिन इसने यह दबाव बनाया कि अंततः 1936 के मंदिर प्रवेश घोषणा पत्र को जन्म दिया गया था। इसके माध्यम से मंदिर प्रवेश घोषणा 1936 देख लीजिए, जारी जो किया गया था त्रावणकोर के महाराज श्री चितिर तिरुनाल बलराम वर्मा द्वारा। इस शाही आदेश ने त्रावणकोर में मंदिर प्रवेश पर प्रतिबंध समाप्त कर दिया, जिससे अन्य राज्यों में भी सुधार की प्रेरणा मिली थी। यह श्री नारायण गुरु और अयंकाली जैसे समाज सुधारकों के लिए एक ऐतिहासिक जीत रही थी। कालाराम मंदिर प्रवेश 1930 की बात करें तो यह काफी महत्वपूर्ण है, नासिक महाराष्ट्र से संबंधित है और बी.आर. अम्बेडकर के नेतृत्व में हजारों दलितों ने कालाराम मंदिर में प्रवेश की मांग को लेकर एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया था। यह आंदोलन कई महीनों तक चला, लेकिन उच्च जातियों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा था। हालांकि उस समय असफल रहा, लेकिन 1956 में दलितों के बौद्ध धर्म अपनाने की नींव रखी गई थी। इसके माध्यम से मीनाक्षीपुरम सामूहिक धर्मांतरण 1981 की अगर बात करें तो तमिलनाडु के मीनाक्षी मंदिर की बात है। और मीनाक्षीपुरम गांव में लगातार भेदभाव का सामना कर रहे 1000 से अधिक दलितों ने इस्लाम धर्म अपना लिया, जिससे हिंदू समाज में हलचल मच गई। इस सामूहिक धर्मांतरण ने भारतीय सरकार को जातीय भेदभाव और मंदिर प्रवेश नीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए मंजूर किया गया। संवैधानिक और कानूनी प्रावधान की बात करें तो आर्टिकल 17 के तहत अस्पृश्यता को समाप्त करता है। आर्टिकल 25(2) जो है राज्य को शक्ति देता है कि वह सभी जातियों को हिंदू धार्मिक संस्थाओं तक पहुंच सुनिश्चित करे। टेम्पल एंट्री एक्ट मंदिर प्रवेश अधिनियम की अगर बात करें तो यह मद्रास टेम्पल ऑथराइजेशन एक्ट 1947 और बॉम्बे हरिजन टेम्पल एक्ट 1947 भी सपोर्ट करता है। SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज 1989 जो है जातिगत भेदभाव के खिलाफ कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है, जिसमें धार्मिक स्थान भी शामिल है। इस प्रकार जो है मंदिर प्रवेश आंदोलन भारत में सामाजिक न्याय और जातिगत सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं और संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों ने मंदिर में जातिगत भेदभाव को काफी हद तक समाप्त किया, लेकिन कुछ मामले आज भी देखे जाते हैं। वास्तविक समानता सुनिश्चित करने के लिए निरंतर जागरूकता, कानूनी प्रवर्तन और सामाजिक सुधार आवश्यक है। अगला जो हमारा है वो पेज नंबर 4 से रिलेटेड है। इंडिया ने इम्पोज किया है एंटी डंपिंग ड्यूटी चाइना के गुड़ पे 5 साल के लिए। तो हम लोग देखेंगे कि एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होता है और किन चीजों पे ये लगाया गया है। भारत ने
सस्ते आयात से घरेलू उद्योग की रक्षा करने के लिए 5 चीनी वस्तुओं पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है। प्रभावित उत्पाद जो है सॉफ्ट फेराइट कोर, वैक्यूम इंसुलेटेड फ्लास्क, एल्युमिनियम फॉयल, ट्राइक्लोरो आइसोसाइनेरिक एसिड और पॉलीविनाइल क्लोराइड पेस्ट रेजिन शामिल है इसके तहत। ये ड्यूटी इसलिए लगाई गई है क्योंकि ये सामान चीन में सामान्य से कम कीमत पर चीन से निर्यात किए जाते हैं और डीजीटीआर की सिफारिशों के अनुसार है। ये सॉफ्ट फेराइट कोर की बात करें तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, चार्जर, टेलीकॉम में उपयोग किया जाता है। इस पर जो है CIF मूल्य पर 35% तक ड्यूटी 5 साल के लिए लगाई गई है। एंटी डंपिंग ड्यूटी की बात अगर करें तो एंटी डंपिंग जो ड्यूटी होती है वो डंपिंग रोधी शुल्क होता है जो व्यापार सुरक्षा उपाय है जिसे किसी देश द्वारा उन आयातित वस्तुओं पर लगाया जाता है जो अनुचित रूप से कम कीमत पर बेची जाती है और घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचाती है। विनियमन द्वारा जो किसके द्वारा रेगुलेट होता है वो देख लीजिए तो ये विश्व व्यापार संगठन और भारत का व्यापार उपचार महानिदेशालय DGTR द्वारा नियंत्रित होता है। कस्टम टैरिफ एक्ट जो है 1975 ये कानूनी आधार है, इसके तहत ही ये चीजें लागू की जाती हैं। डंपिंग क्या होता है? जब कोई विदेशी कंपनी अपने देश की तुलना में कम कीमत पर किसी अन्य देश में सामान निर्यात करती है तो इसे डंपिंग कहा जाता है। डंपिंग स्थानीय उद्योगों को नष्ट कर देती है क्योंकि यह अनुचित प्रतिस्पर्धा पैदा करती है। चीन का भारत में स्टील को बहुत सस्ती कीमत पर निर्यात करना जिससे भारतीय स्टील निर्माताओं को नुकसान होता है। डंपिंग रोधी शुल्क का उद्देश्य क्या होता है? घरेलू उद्योगों की रक्षा करना, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को सुनिश्चित करना, बाजार पर एकाधिकार को रोकना और रोजगार की सुरक्षा करना। डंपिंग रोधी शुल्क कैसे लगाया जाता है? तो ये व्यापार उपचार महानिदेशालय जिसे DGTR भी कहा जाता है, स्थानीय लोग जो है शिकायत दर्ज करते हैं कि किसी देश से कम कीमत पर आयात हो रहा है। फिर DGTR जो है जांच करता है और आयात उचित बाजार मूल्य से अगर कम हो और भारतीय व्यवसाय को नुकसान पहुंचा रहा हो या नहीं वो उसकी जांच करता है। फिर प्रारंभिक निष्कर्ष निकाला जाता है। यदि डंपिंग का प्रमाण मिलता है तो अस्थायी शुल्क लगाया जाता है। अंतिम जांच की जाती है। फिर बाजार प्रभाव और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानूनों को ध्यान में रखकर विस्तृत जांच की जाती है। फिर शुल्क लागू किया जाता है। जांच के आधार पर अंतिम डंपिंग रोधी शुल्क विशेष आयातों पर लगाया जाता है। डंपिंग रोधी शुल्क के प्रकार क्या होते हैं? पहले अस्थायी होता है, जांच के दौरान लगाया जाता है शुल्क अगर प्रारंभिक जांच में डंपिंग के प्रमाण मिलते हैं तो। उसके बाद अस्थायी शुल्क लगाया जाता है, पूर्ण जांच के बाद दीर्घकालिक रूप से इसे लागू किया जाता है। अगला होता है प्रतिशोधात्मक शुल्क। जब कोई अन्य देश अनुचित व्यापार प्रतिबंध लगाता है तो जवाब में ये शुल्क लगाए जाते हैं। भारत में हाल के डंपिंग रोधी शुल्क के मामले देख लीजिए तो चीन और स्टील उत्पाद जो है चीन का उस पर भारत ने डंपिंग रोधी शुल्क लगाया है। इसके बाद PVC जो है जो ताइवान, चीन और जापान से आते हैं उस पर घरेलू प्लास्टिक उद्योग की रक्षा करने के लिए लगाया गया है। फिर फार्मास्यूटिकल आयात, चीन से आयातित एंटीबायोटिक और रसायनों पर शुल्क लगाया गया है। इम्पैक्ट जो है डंपिंग रोधी शुल्क का प्रभाव क्या होता है? पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देता है, उसके बाद व्यापार घाटे को कम कर सकता है और निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा देता है। सबसे महत्वपूर्ण होता है निष्पक्ष व्यापार क्रिएट करना। नकारात्मक प्रभाव क्या होगा? उपभोक्ताओं के लिए कीमतें बढ़ती हैं, अन्य देश जो है भारतीय उत्पादों पर जवाबी शुल्क लगा सकते हैं और सस्ते आयातित उत्पादों की उपलब्धता कम हो जाती है। तो हम लोग एक और चीज देखते हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटी तो हम लोगों ने भी बात की है। फिर हम लोग काउंटर वेलिंग ड्यूटी की बात करते हैं जिसे हम प्रतिकारी शुल्क कहते हैं, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। सो पर्पस जो होता है डंपिंग रोधी शुल्क का निर्यातक देश द्वारा कम मूल्य पर निर्यात रोकना, और जो काउंटर वेलिंग ड्यूटी होती है प्रतिकारी शुल्क निर्यातक देश द्वारा दी गई सब्सिडी को संतुलित करना। तो काउंटर वेलिंग ड्यूटी दी जाती है, जो सब्सिडी जो दी जाती है वहां के निर्यातकों को उसको रोकने के लिए, जबकि एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है वो निर्यातकों को कम मूल्य से निर्यात करने पे रोकता है। रीजंस जो है बाजार
मूल्य से कम दर पर वस्तु की डंपिंग की जाती है। वहीं प्रतिकारी शुल्क जो है विदेशी सरकार द्वारा दी गई सब्सिडी के कारण होता है। एग्जाम्पल, चीन द्वारा कम मूल्य पर स्टील का निर्यात किया जाता है डंपिंग के अंतर्गत, और अमेरिका द्वारा सौर पैनलों के निर्यात पर सब्सिडी देना ये प्रतिकारी यानी काउंटरवेलिंग ड्यूटी के अंतर्गत आता है। इस प्रकार जो है डंपिंग रोधी शुल्क और घरेलू उद्योगों को अनुचित प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए आवश्यक होता है, लेकिन इसका अत्यधिक उपयोग उपभोक्ताओं के लिए कीमतें बढ़ा सकता है और व्यापारिक विवाद को भी उत्पन्न कर सकता है। उद्योग और उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत हमें होती है। 2019 का एक क्वेश्चन है जो आपको देखना है, भारत में सूक्ष्मजीव रोग जनकों में बहु औषधि प्रतिरोध यानी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस होने के क्या कारण हैं? कुछ लोग की अनुवांशिक प्रवृत्ति, तो अनुवांशिक प्रवृत्ति जो है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस के अंतर्गत नहीं आता। तो पहला जिसमें आ रहा है उसको आप काट दीजिए। रोगों के उपचार के लिए एंटीबायोटिक की गलत खुराक लेना आएगा। पशुपालन में एंटीबायोटिक का उपयोग बिल्कुल सही है। कुछ लोगों में एक से अधिक पुरानी बीमारियां ये भी है, क्योंकि एक से अधिक पुरानी बीमारियां होने पे ज्यादा एंटीबायोटिक लोग खाते हैं, तो इस संदर्भ में वो भी सही हो जाता है। पहला गलत इसीलिए था क्योंकि जो एंटी ड्रग जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस है उसका जो अनुवांशिकी है उसके साथ बहुत ज्यादा संपर्क नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो टीबी रोग से रिलेटेड है। क्षय रोग ये वायरस के कारण नहीं होता, ये बैक्टीरिया के कारण होता है। और दूसरा, ये जल प्रदूषण से नहीं होता, दूषित जल से नहीं होता, बल्कि ये हवा से होता। तो दो चीजें गलत इसमें दी गई हैं, तो हमारा बी सेकेंड और थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। फेफड़ों की टीबी जो है फेफड़ों को प्रभावित करता है, पल्मोनरी टीबी, और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी मतलब जो फेफड़ों से अधिक मस्तिष्क, हड्डी और गुर्दे को भी प्रभावित कर सकता है। बीसीजी जो है वैक्सीन का उपयोग आमतौर पर क्षय रोग से बचाव के लिए किया जाता है, विशेष रूप से बच्चों में, बिल्कुल सही है। तो सेकंड एंड थर्ड सही है। पहला गलत इसीलिए है क्योंकि ये क्षय रोग जो है टीबी जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है, न कि वायरस के कारण, और मुख्य रूप से वायु जनित बूंदों के माध्यम से फैलता है, दूषित जल से नहीं फैलता। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये तो प्रीवियस क्वेश्चन था, नहीं प्रीवियस तो उससे पहले हमने आपको बताया, ये क्वेश्चन आपको 2025 के लिए दिया गया था। अगला, उच्चतम न्यायालय और इनमें न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के संबंध में आपको विचार करने हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का प्रस्ताव केवल लोकसभा में नहीं किया जा सकता, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में लाया जा सकता है। तो पहला स्टेटमेंट अगर गलत हो जाता है तो सेकेंड एंड थर्ड हमारा सही हो जाता है। प्रस्ताव पर कम से कम 100 लोकसभा सांसदों द्वारा और 50 राज्यसभा सांसदों द्वारा हस्ताक्षर होना चाहिए, बिल्कुल सही है। यदि प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है तो न्यायाधीश के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए एक जांच समिति गठित की जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। पहला गलत क्यों है? पहला गलत इसीलिए है क्योंकि हटाने के लिए जो है यदि लोकसभा में प्रस्ताव लाया जाता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही प्रस्ताव लाया जा सकता है। लोकसभा में लाया जाए तो 100 लोकसभा सांसदों की और 50 राज्यसभा में अगर लाया जाता है तो 50 राज्यसभा सांसदों के हस्ताक्षर की जरूरत होती है इस प्रस्ताव को लाने के लिए। अगला जो क्वेश्चन है, कालाराम मंदिर प्रवेश 1930 के संदर्भ में, यह आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं किया गया था बल्कि अंबेडकर के नेतृत्व में किया गया था। तो पहला गलत है। सेकंड देख लीजिए, इस विरोध प्रदर्शन को उच्च जातियों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा, बिल्कुल सही है, और यह महीनों तक चला। थर्ड, जो इस आंदोलन में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 1956 में दलितों को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो सेकंड एंड थर्ड जो है हमारा सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन जो है, डंपिंग रोधी शुल्क और प्रतिकारी शुल्क जो काउंटरवेलिंग ड्यूटी है उसके संदर्भ में आपको विचार करना है। एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है डंपिंग रोधी शुल्क उन सब्सिडियों को संतुलित करने के लिए दी जाती है जो विदेशी सरकार अपने निर्यातकों को देती है, नहीं, ये काउंटरवेलिंग ड्यूटी के अंतर्गत आता है। दूसरा, काउंटरवेलिंग ड्यूटी जो प्रतिकारी शुल्क है अनुचित रूप से कम मूल्य वाले आयात को प्रभाव को संतुलित करने की, ये उल्टा लिखा हुआ, ये एंटी डंपिंग ड्यूटी का है। तो हमारा फर्स्ट एंड सेकंड गलत हो जाएगा, थर्ड सही हो जाएगा। डंपिंग रोधी शुल्क और प्रतिकारी शुल्क दोनों ही घरेलू उद्योगों की रक्षा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, व्यापार उपचारात्मक उपाय है ये।
इस प्रकार जो है आपका आज का हमारा जो न्यूज़ एनालिसिस और PYQ टू MCQ है यहीं समाप्त होता है। आपको ये पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ये लगातार मिलता रहे। मिलते हैं कल विशेष टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।